नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास 6 और 7 जनवरी 2026 की कुछ बड़ी खबरें हैं, देश की भी और दुनिया की भी। और साथ ही हम पिछले महीने की कुछ घटनाओं पर भी नजर डालेंगे। हाँ, क्योंकि ये सब खबरें जो सुर्खियां हैं वो अक्सर बिखरी हुई लगती हैं। हमारा मकसद है इनके बीच का कनेक्शन ढूंढना और समझना कि असल में हो क्या रहा है। तो चलिए इन खबरों की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई। जी। जो मुख्य तथ्य हैं वो ये है कि 3 जनवरी को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उनके आवास से ही पकड़ लिया। और इस कार्रवाई में जहां तक मुझे याद है कम से कम 80 वेनेजुएला के नागरिकों की मौत भी हुई। हाँ, और राष्ट्रपति ट्रंप ने तो साफ साफ कहा है कि तेल तक पहुंच इसका एक मुख्य कारण है, मतलब कोई लाग लपेट नहीं। पर इसके पीछे की परतें क्या हैं? देखिए, इसके पीछे की परतें बहुत गहरी और चिंताजनक हैं। ये सिर्फ एक देश पर सैन्य कार्रवाई नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो आपात बैठक हुई उसमें महासचिव ने इसे विश्व व्यवस्था के लिए एक खतरनाक मिसाल बताया। ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। खतरनाक मिसाल? हाँ, और ब्राजील, चीन, रूस जैसे देशों ने तो इसे सीधे सीधे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन कहा है। असल में ये एक तरह से 21वीं सदी में गन बोट डिप्लोमेसी की वापसी जैसा है। गन बोट डिप्लोमेसी, ये एक दिलचस्प शब्द है। मतलब अपनी सैन्य ताकत के जोर पर अपनी बात मनवाना। बिल्कुल, जहां एक ताकतवर देश अपनी मर्जी से किसी दूसरे संप्रभु देश में घुसकर सत्ता बदल देता है। हाँ, लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्या इसका असर दूसरे तनाव वाले इलाकों पर भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। सबसे बड़ा खतरा यही है कि ये दूसरे देशों को भी इसी तरह की कार्रवाई के लिए एक बहाना दे सकता है। जैसे? सोचिए, कल को चीन ताइवान के मामले में यही तर्क दे सकता है, या रूस अपने किसी पड़ोसी देश के साथ ऐसा कर सकता है। जब एक महाशक्ति नियम तोड़ती है तो वो दूसरों के लिए भी दरवाजे खोल देती है। सही बात है। और इसी तनाव के बीच एक और जगह है जहां हालात बेहद नाजुक हैं, ईरान। हाँ, ईरान में तो प्रदर्शन थमने का नाम ही नहीं ले रहे। सरकार विरोधी प्रदर्शन 9वें दिन में पहुंच गए हैं और 27 प्रांतों तक फैल चुके हैं। जो चीज तेहरान के ग्रैंड बाजार में आर्थिक मुद्दों पर शुरू हुई थी वो अब सत्ता परिवर्तन की मांग बन गई है। हाँ, और ईरान के मामले में जो बात इसे और गंभीर बनाती है वो है इन प्रदर्शनों की वजह। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है। तो फिर क्या है? इनकी जड़ें ईरान के खस्ताहाल अर्थव्यवस्था में हैं। ईरानी रियाल की कीमत रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, महंगाई आसमान छू रही है। और जब लोग नारे लगाते हैं कि न गाजा न लेबनान, मेरी जान ईरान के लिए, तो वो साफ संदेश दे रहे हैं। एकदम साफ। मतलब जनता कह रही है कि सरकार दूसरे देशों के संघर्षों पर पैसा खर्च करना बंद करे और अपने देश के लोगों पर ध्यान दे। और सरकार का क्या रुख है? दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर और मुख्य न्यायाधीश का बयान कि दंगाइयों पर कोई रहम नहीं किया जाएगा, ये दिखाता है कि सरकार इसे कितनी सख्ती से कुचलने को तैयार है। ये टकराव बहुत खतरनाक मोड़ ले सकता है। और ये सब तब हो रहा है जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी कह सकते हैं आग लगी हुई है। इजराइल गाजा में संघर्ष विराम के बावजूद 420 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को 1412 दिन हो गए। और चीन ताइवान का तनाव भी बढ़ गया है, जहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कह दिया है कि ताइवान के साथ एकीकरण को कोई रोक नहीं सकता। तो सवाल यह है कि क्या वेनेजुएला में अमेरिकी दखल से चीन को ताइवान पर कोई कदम उठाने की शय मिलेगी? ये बड़ा सवाल है। विश्लेषकों का मानना है कि शायद सीधे तौर पर नहीं। अच्छा। हाँ, चीन अपने फैसले, अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था, अपनी सेना की तैयारी और अमेरिका की जो चीन को लेकर लंबी रणनीति है उसे देख कर लेगा। वेनेजुएला की घटना एक फैक्टर हो सकती है, लेकिन अकेली वजह नहीं बनेगी। तो मतलब हर संघर्ष का अपना अलग समीकरण है। बिल्कुल। ये सारे वैश्विक संघर्ष आपस में जुड़े हुए तो लगते हैं, लेकिन हर किसी का अपना अलग गणित है। हर देश अपने पत्ते बहुत सोच समझ कर चल रहा है। इस वैश्विक उथल-पुथल के बीच अब जरा भारत की ओर रुख करते हैं। यहाँ की कहानियां भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है और शुरुआत एक अच्छी खबर से करते हैं। हाँ, ये खबर काफी सकारात्मक है। भारत ने चीन को पछाड़कर दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक का ताज अपने नाम कर लिया है। आंकड़े बताते हैं कि भारत का उत्पादन 150 मिलियन टन से ज्यादा रहा, जबकि चीन का 145 मिलियन टन के आसपास। नहीं, ये सिर्फ एक नंबर बिल्कुल नहीं है। ये भारत के कृषि क्षेत्र में एक
एक बहुत बड़ी छलांग का प्रतीक है। कैसे? सोचिए, एक देश जो आज़ादी के बाद कई सालों तक अनाज की कमी से जूझता रहा, वो आज दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। ये एक खाद्य अभाव वाले देश से दुनिया के राइस बाउल बनने का सफर है। और इस कामयाबी के पीछे वजह क्या रही? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वैज्ञानिक प्रगति। इसका श्रेय जाता है ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को। उन्होंने पिछले कुछ सालों में 25 अलग-अलग फसलों की 184 उन्नत किस्में तैयार की हैं। बेहतर बीज, बेहतर तकनीक और सही सरकारी नीतियां, जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब ऐसे नतीजे आते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी है कि क्या इसका फायदा छोटे किसानों तक भी पहुँच रहा है? ये एक अलग और बहुत जरूरी बहस का मुद्दा है, लेकिन उपलब्धि के तौर पर देखें तो ये वाकई बहुत बड़ी है। कृषि में इस बड़ी उपलब्धि के बाद अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जिसने कानूनी और सामाजिक हलकों में एक बड़ी बहस छिड़ दी है। आप UAPA की बात कर रही हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के तहत आतंकवादी कृत्य की परिभाषा का दायरा। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। अब तक आतंकवादी कृत्य का मतलब आमतौर पर हिंसा, बम धमाके या हथियारबंद हमले से समझा जाता था। और लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सड़क जाम करने या चक्का जाम करने जैसी सुनियोजित सामूहिक बाधाएं भी इसके दायरे में आ सकती हैं, भले ही उनमें सीधे तौर पे कोई हिंसा न हुई हो। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब है कि विरोध प्रदर्शन के तरीकों को भी अब आतंकवाद से जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, और यहीं पर सारी बहस टिकी है। कानूनी विशेषज्ञों की चिंता यही है कि ये सविनय अवज्ञा और आतंकवाद के बीच की जो महीन रेखा है, उसको धुंधला कर सकता है। सरकार का क्या तर्क हो सकता है इसमें? सरकार का पक्ष ये हो सकता है कि ऐसे विरोध प्रदर्शनों से देश की आर्थिक सुरक्षा में बाधा पहुंचती है, जो एक तरह का कह सकते हैं इकोनॉमिक टेररिज्म है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इसका इस्तेमाल असहमति की आवाजों को दबाने के लिए भी हो सकता है। और इसी फैसले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई। अलग अलग मानक तय हो रहे हैं। ये मामला आने वाले समय में कानून और नागरिक अधिकारों की बहस को और गहरा करेगा। और इस फैसले का असर जमीन पर भी तुरंत देखने को मिला। खबर है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में, फिर से JNU खबरों में है। हाँ, 5 जनवरी को कुछ छात्रों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ नारे लगाए, और ये सब उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज होने के कुछ ही घंटों बाद हुआ। यहाँ पर फिर से दो अलग अलग नजरिए टकरा रहे हैं। एक तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार है, जिन्होंने इसे देशद्रोह की श्रेणी में आने वाली भड़काऊ गतिविधि माना है और 9 छात्रों के खिलाफ FIR की मांग की है। हाँ, दिल्ली के गृह मंत्री का बयान भी इसी लाइन पर है। और दूसरी तरफ छात्र संघ का क्या कहना है? JNU छात्र संघ के अध्यक्ष का कहना है कि ये कोई व्यक्तिगत हमला नहीं था, बल्कि एक वैचारिक बयान था सरकार की नीतियों के खिलाफ। जी, तो यहाँ फिर वही पुरानी बहस ताजा हो जाती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ खत्म होती है और उकसावा कहाँ से शुरू होता है। चलिए अब देश की कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। रक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ICGS समुद्र प्रताप को कमीशन किया है। इसमें 70% से ज्यादा सामान स्वदेशी है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत का एक तैरता हुआ सबूत है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है और ये इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में सबसे बड़ा है। और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि ये सिर्फ समुद्र में फैले तेल जैसे प्रदूषण को ही साफ नहीं करेगा, बल्कि तटीय गश्त और बचाव अभियानों में भी। मतलब एक मल्टीपर्पज शिप है। एक और खबर जो काफी चौंकाने वाली है वो उत्तर प्रदेश से है। वोटर लिस्ट वाली खबर? हाँ, वहाँ की मतदाता सूची से लगभग 2.89 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं। ये राज्य के कुल वोटरों का लगभग 18.70% है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। हाँ, आंकड़ा बहुत बड़ा है। चुनाव आयोग का कहना है कि इसमें मृत्यु, लोगों का शिफ्ट होना या डुप्लीकेट नाम शामिल है। सबसे बड़ी संख्या करीब 2.17 करोड़ उन लोगों की है जो अब अपने पुराने पते पर नहीं रहते। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नाम हटने से ये चिंता नहीं होती कि कहीं असली वोटर के नाम भी न कट गए हों? ये चिंता बिल्कुल जायज है। इसीलिए चुनाव आयोग ने 6 फरवरी तक का समय दिया है ताकि लोग वो दावों और आपत्तियों के जरिए अपने नाम फिर से जुड़वा सकें। अच्छा, तो एक प्रक्रिया है। हाँ, प्रक्रिया है। ये चुनावी प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाने के लिए एक जरूरी कदम है, लेकिन इसे बहुत सावधानी से लागू करना होगा। और अब बात दिल्ली की,
जहां की हवा में कोई सुधार नहीं है, वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आनंद विहार में तो AQI 431 तक पहुंच गया, जो गंभीर माना जाता है। ये एक ऐसी समस्या बन गई है जो हर साल लौट कर आती है। हवा की रफ्तार बहुत धीमी है, जिससे प्रदूषक एक जगह जम गए हैं। CREA की एक स्टडी ने भी यही बताया है कि 2025 में दिल्ली NCR का सबसे प्रदूषित शहर बना रहा। मतलब कोई सुधार नहीं हुआ। कोई खास नहीं, जब तक इसके मूल कारणों जैसे पराली, गाड़ियों का धुआं और औद्योगिक प्रदूषण पर मिलकर काम नहीं होता, तब तक हमें हर साल यही हेडलाइंस देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। चलिए अब इन गंभीर खबरों से हटकर थोड़ा खेल की दुनिया का रुख करते हैं। क्रिकेट से एक बड़ी खबर है। स्टीव स्मिथ? हाँ, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने 6 जनवरी को सिडनी में नाबाद 138 रन बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। वो अब एशेज सीरीज में सर डॉन ब्रैडमैन के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। डॉन ब्रैडमैन के बाद सीधा दूसरे नंबर पर। जी, उन्होंने जैक हॉब्स जैसे महान खिलाड़ी को पीछे छोड़ा है। ये उनका 13वां एशेज शतक था। ये उनकी अविश्वसनीय निरंतरता को दिखाता है। कमाल की बात है। और उनकी टीम भी काफी अच्छा कर रही है। बिल्कुल। उनके साथी खिलाड़ी ट्रेविस हेड ने भी उसी सीरीज में 600 रन बनाए हैं। ये ऑस्ट्रेलियाई टीम के दबदबे को साफ दिखाता है। अब टेनिस की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन ने इस साल रिकॉर्ड 111.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की पुरस्कार राशि की घोषणा की है। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो सिर्फ कुल राशि नहीं है, बल्कि उसका बंटवारा है। अच्छा? आयोजकों ने शुरुआती दौर में बाहर होने वाले खिलाड़ियों के लिए भी पुरस्कार राशि में काफी बढ़ोतरी की है। मतलब अगर कोई खिलाड़ी पहले दौर में ही हार जाता है तो भी उसे लगभग 1.5 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलेंगे। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है खेल को और ज्यादा टिकाऊ बनाना। ये सिर्फ टॉप के चैंपियंस के बारे में नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि जो खिलाड़ी टॉप 100 या 200 में हैं, उनके लिए भी पेशेवर टेनिस एक स्थायी करियर बन सके। ये तो बहुत अच्छी पहल है। हाँ, ये पूरे खेल के इकोसिस्टम को मजबूत करने की एक बहुत अच्छी कोशिश है। तो आज हमने काफी कुछ देखा। एक तरफ वेनेजुएला में महाशक्ति का सीधा दखल है, तो दूसरी तरफ ईरान में जनता का अपनी ही सरकार से संघर्ष। भारत में कृषि का एक नया शिखर, तो कानून और नागरिक अधिकारों पर एक नई बहस भी छिड़ी है। और खेल की दुनिया में नए कीर्तिमान बन रहे हैं। ये वाकई एक बहुत ही जटिल दुनिया की तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज हमने जिन खबरों की बात की, उनमें दिसंबर 2025 में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हुए एक हिंसक सीमा संघर्ष का भी जिक्र था। ये हाल के सालों में दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे गंभीर घटनाओं में से एक थी। पर इस पर ज्यादा बात नहीं हुई। वही तो, जहां अमेरिका, रूस और चीन सारी सुर्खियां बटोर ले जाते हैं, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस वक्त दुनिया में ऐसे कितने और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संघर्ष चल रहे हैं जिन पर वैश्विक मीडिया का ध्यान नहीं है, और उन अनसुने संघर्षों के अनपेक्षित परिणाम क्या हो सकते हैं। कोई पार्ट अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।